इमेजिन करो तुम स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। सडनली तुम्हें लगता है कुछ तुम्हें पुल कर रहा है। धीरे धीरे वो पुल स्ट्रांग होता जा रहा है। तुम देखते हो डार्कनेस, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी डार्कनेस नहीं है। ये एक अबिस है, एक वॉइड, एक मॉन्स्टर। रियलिटी जैसे तुम जानते हो वो चेंज होने लगती है। टाइम स्लो मोशन में मूव करने लगता है। तुम्हारा बॉडी एक अजीब सा सेंसेशन फील करता है, जैसे कोई तुम्हें स्ट्रेच कर रहा हो, फिर स्क्वीज, फिर स्ट्रेच, फिर स्क्वीज। दोस्तों, तुम गिर रहे हो एक ब्लैक होल में। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे पावरफुल, सबसे एक्सट्रीम, सबसे मिस्टीरियस चीजें। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, जहां टाइम का मतलब ही बदल जाता है, जहां स्पेस खुद एक रिवर की तरह बहता है। और सबसे स्कैरी बात, एक बार तुम एक सर्टेन पॉइंट क्रॉस कर लो तो कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ ब्लैक होल के अंदर खो जाता है या खो जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या एक्चुअली होता है अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं? क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? अंदर क्या है? टाइम का क्या होता है? क्या इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है? क्या वर्म होल्स रियल हैं? क्या हम किसी दूसरी यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं? आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगी, अर्थ से लेकर ब्लैक होल के सबसे सेंटर तक। हम लेटेस्ट कटिंग एज साइंस एक्सप्लोर करेंगे। हम उन मिस्ट्रीज को समझेंगे जो ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट्स अभी भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बकल अप करो। ये जर्नी डार्क है, स्कैरी है, माइंड बेंडिंग है, लेकिन इनक्रेडिबली फैसिनेटिंग भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ये ब्लैक होल एक्चुअली है क्या। क्योंकि दोस्तों, नाम से मत जाओ, ब्लैक होल कोई होल नहीं है, ये एक डार्क एम्प्टी स्पेस भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तुमने आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा ना, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उस थ्योरी में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कैसे ब्लैक होल्स बन सकते हैं। जब एक बहुत मैसिव स्टार, मतलब सन से कई गुना बड़ा स्टार, अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो क्या होता है? वो एक्सप्लोड होता है, एक सुपरनोवा। लेकिन उसके बाद जो बचा रहता है, उसका कोर, वो कोलैप्स होने लगता है। और अगर ये कोर का मास सन से कम 3 गुना ज्यादा हो तो ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाती है कि कुछ नहीं रोक सकता। ये कोर कोलैप्स होता रहता है और कोलैप्स होता रहता है और कोलैप्स होता रहता है। इमेजिन करो, एक मैसिव स्टार जो लैक्स किलोमीटर्स वाइड था, वो स्क्वीज होता जा रहा है स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, जब तक कि वो बन जाता है एक पॉइंट, इतना डेंस, इतना मैसिव कि फिजिक्स लिटरली ब्रेक हो जाती है। मैं तुम्हें स्केल समझाती हूँ। सोचो हमारे सन को। उसकी ग्रेविटी अर्थ से 28 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम सन पर खड़े हो सको, जो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, तो तुम 28 गुना ज्यादा हैवी फील करोगे। अब इमेजिन करो, 4 सन्स का सारा मास कंप्रेस कर दो सिर्फ 15 माइल्स के डायमीटर में। 15 माइल्स मतलब जो डिस्टेंस तुम 30 मिनट की ड्राइव में कवर कर सकते हो। इतने छोटे स्पेस में इतना मास, ग्रेविटी कितनी होगी? इतनी स्ट्रांग कि इवन लाइट एस्केप नहीं कर सकती। हाँ, लाइट, जो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो लाइट को भी ट्रैप कर लेती है। इसलिए तुम्हें ये कभी दिखता नहीं, इसलिए ये ब्लैक है। क्योंकि लाइट ही बाहर नहीं आ सकती तो तुम्हारी आइज तक कुछ पहुंचेगा कैसे? लेकिन साइंटिस्ट्स ने इन्हें डिटेक्ट कैसे किया फिर? बहुत स्मार्ट तरीके से। देखो, ब्लैक होल इनविजिबल है, लेकिन उसके इफेक्ट्स इनविजिबल नहीं है। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्टार्स अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल चीज उन्हें पुल कर रही हो। गैलेक्सीज ट्विस्ट हो रहे हैं, गैस क्लाउड्स वॉर्प हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, गामा रे बर्स्ट्स, ये इंटेंस रेडिएशन बर्स्ट्स जो ब्लैक होल्स एमिट करते हैं। इन्हें पहली बार स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किया, इसलिए इन्हें हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। डेकेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बाद साइंटिस्ट्स ने कंक्लूड किया, ब्लैक होल्स रियल हैं, थ्योरी से रियलिटी बन गए। और तुम्हें पता है कितने हैं यूनिवर्स में? एस्टिमेट्स कहते हैं रफली 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आता। और ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारे मिल्की वे के सेंटर में भी है, सैजिटेरियस ए स्टार। ये 26,000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, मतलब सेफ डिस्टेंस। तो अब तुम जानते हो ब्लैक होल क्या है, लेकिन मैं तुम्हें विजुअल भी दिखाती हूँ। तो ब्लैक होल्स कितने बड़े होते हैं? आंसर है बहुत वैरायटी है।
सबसे छोटे जो हमने डिस्कवर किए उन्हें स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। ये तब बनते हैं जब रेगुलर मैसिव स्टार्स कोलैप्स होते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लैक होल एवर फाउंड इज J1650। इसका डायामीटर सिर्फ मैनहट्टन आइलैंड जितना है, हाँ, न्यूयॉर्क के एक आइलैंड जितना। लेकिन इसका मास 3.8 टाइम्स आवर सन। इमेजिन करो, इतना छोटा साइज, इतना ज्यादा मास। एक साइज अप, मेसिया 15 गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है जो अर्थ से सिर्फ 2 गुना वाइड है, लेकिन उसका मास 4000 सन्स के बराबर है। अब आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पर। ये मॉन्स्टर्स हैं। ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं और इनका मास मिलियंस या बिलियंस ऑफ सन्स के बराबर होता है। हमारे अपनी सैजिटेरियस ए स्टार, इसका मास 4.3 मिलियन सन्स के बराबर है, लेकिन साइज, अगर तुम इसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लेस करो तो ये सिर्फ मर्क्यूरी की ऑर्बिट के 1/5 तक एक्सटेंड करेगा। इतना मैसिव लेकिन इतना कॉम्पैक्ट। अब रियली क्रेजी वंस देखते हैं। M87, जिसका फोटो हमने 2019 में देखा, इसका मास 5.4 बिलियन सन्स के बराबर है। तुम हमारे पूरे सोलर सिस्टम को इस ब्लैक होल के अक्रॉस 4 बार फिट कर सकते हो। इमेजिन करो वो साइज। लेकिन सबसे बड़ा जो हमने डिस्कवर किया, टॉन 618, मास है 66 बिलियन सन्स का, और डायमीटर तुम 40 सोलर सिस्टम्स फिट कर सकते हो इसके अक्रॉस। लेकिन वेट, शायद ये भी सबसे बड़ा नहीं है। फीनिक्स ए स्टार लगता है 100 बिलियन सन्स जितना मैसिव है, और ये सिर्फ वो है जो हम जानते हैं। यूनिवर्स में और भी बड़े ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। साइज का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। छोटे ब्लैक होल्स बहुत डेंजरस है अगर तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनका टाइडल फोर्स, वो फोर्स जो तुम्हें स्ट्रेच करता है, बहुत एक्सट्रीम होता है इवन दूर से। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, तुम एक्चुअली इवेंट होराइजन क्रॉस कर सकते हो बिना इमीडिएटली टॉर्न अपार्ट हुए। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है लेकिन सच है। तो अगर हमें ब्लैक होल में गिरना है, लेट्स चूज अ सुपर मैसिव वन। स्पेसिफिकली चलते हैं हमारे अपने सैजिटेरियस ए स्टार में। तैयार हो? इमेजिन करो, हम दोनों, तुम और मैं, एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट मैजिकल है। ये हमें जितनी तेज और जितनी दूर चाहिए ले जा सकती है, और हमारा मिशन फॉल करना सैजिटेरियस ए स्टार में। स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। अर्थ से निकले, सोलर सिस्टम क्रॉस किया, और अब हम स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं ब्लैक होल की तरफ। पहले कुछ आवर्स या डेज कुछ फील नहीं होता। स्पेस में फ्री फॉल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फील करते हैं, वेटलेस, फ्लोटिंग। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोजर आते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, स्पेस एंड टाइम। हम सोचते हैं स्पेस एक फिक्स स्टेज है जहां यूनिवर्स का प्ले हो रहा है, और टाइम क्या है? वो एक कांस्टेंट क्लॉक है जो सबके लिए सेम टिक करता है। रॉन्ग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एक्चुअली एक चीज है, स्पेस टाइम, और ये स्ट्रेची है। ये बेंड हो सकता है, वॉर्प हो सकता है। मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बेंडिंग। सन भी स्पेस टाइम बेंड करता है, इसीलिए प्लैनेट्स उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ब्लैक होल क्या? ये स्पेस टाइम को बेंड करके एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। ये स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देता है कि वो लिटरली एक ट्रैप डोर बन जाता है, एक नो गो जोन जहां रूल्स चेंज हो जाते हैं। और ये बेंडिंग सिर्फ स्पेस को अफेक्ट नहीं करती, टाइम को भी अफेक्ट करती है। जैसे जैसे तुम ब्लैक होल के करीब आते हो, ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाती है, और स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी का मतलब टाइम स्लोज डाउन। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। जीपीएस सैटेलाइट्स में भी साइंटिस्ट को ये इफेक्ट अकाउंट करना पड़ता है, लेकिन ब्लैक होल के पास ये इफेक्ट एक्सट्रीम हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, सपोज मैं स्पेसक्राफ्ट से बाहर आई, मैं ब्लैक होल की तरफ गिर रही हूँ। तुम स्पेसक्राफ्ट में टेलीस्कोप से मुझे देख रहे हो। मैं धीरे धीरे ब्लैक होल की तरफ जा रही हूँ। तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें लगेगा मैं स्लो मोशन में मूव कर रही हूँ। मेरी वॉच स्लो टिक कर रही है। मैं धीरे धीरे मूव कर रही हूँ, धीरे धीरे और धीरे। और जैसे जैसे मैं इवेंट होराइजन के पास पहुँचती हूँ, वो पॉइंट जिसके बाद कुछ एस्केप नहीं कर सकता, तुम्हें लगेगा मैं ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई हूँ। मैं रेडर और रेडर दिखने लगूंगी क्योंकि लाइट स्ट्रेच हो रही है, और फाइनली मैं फेड हो जाऊंगी। तुम कभी नहीं देखोगे मुझे एक्चुअली इवेंट होराइजन क्रॉस करते हुए। तुम्हारे लिए मैं हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर फ्रोजन रह जाऊंगी। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव,
कंप्लीटली डिफरेंट। मेरे लिए कोई स्लो मोशन नहीं है, मैं नॉर्मली मूव कर रही हूँ, मैं इवेंट होराइजन क्रॉस कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता एग्जैक्टली कब, क्योंकि इवेंट होराइजन कोई फिजिकल वॉल नहीं है, ये एक इनविजिबल बाउंड्री है, एक नो गो जोन। तो अब दो रियलिटीज़ हैं, तुम्हारी और मेरी, दोनों सच है अपने अपने पर्सपेक्टिव से। दिस इज द पावर ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज व्हाट आइंस्टाइन डिस्कवर्ड। और अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एस्केप इम्पॉसिबल क्यों है। इवेंट होराइजन, ये नाम बहुत परफेक्टली डिस्क्राइब करता है इसको। इवेंट, कुछ होने वाला है। होराइजन, एक बाउंड्री जिसके पार तुम देख नहीं सकते। ब्रायन कॉक्स, फेमस फिजिसिस्ट, ने मुझे एक ब्यूटीफुल एनालॉजी दी। उन्होंने कहा, इमेजिन करो स्पेस एक रिवर है। ये रिवर ब्लैक होल की तरफ बहती है, लाइक अ मैसिव वाटरफॉल। नॉर्मली स्पेस तो स्टिल है ना, लेकिन ब्लैक होल के पास स्पेस मूव करता है, ये इनवर्ड फ्लो करता है ब्लैक होल की तरफ। और इवेंट होराइजन पर स्पेस इतनी तेज मूव करता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से बहता है इनवर्ड। अब इमेजिन करो तुम एक फोटॉन हो, लाइट का पार्टिकल। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड, यूनिवर्स में सबसे तेज। तुम एक फिश की तरह हो जो अपस्ट्रीम स्विम कर रहा है, लेकिन अगर रिवर खुद तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड से बह रहा है डाउनस्ट्रीम, तो तुम कभी आगे नहीं जा पाओगे। तुम स्टक हो, तुम रिवर के साथ बहोगे। एग्जैक्टली यही होता है इवेंट होराइजन पर। स्पेस खुद लाइट स्पीड से इनवर्ट फ्लो कर रहा है, तो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। और इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस लाइट स्पीड से भी फास्टर फ्लो करता है इनवर्ड। तो अगर लाइट, जो यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, एस्केप नहीं कर सकती, तो कुछ और कैसे करेगा? दिस इज वाई नथिंग एस्केप्स, नॉट बिकॉज देयर सम फोर्स पुशिंग यू बैक, बट बिकॉज स्पेस इटसेल्फ इज फ्लोइंग इनवर्ड फास्टर देन यू कैन पॉसिबली मूव आउटवर्ड। तुम्हारा पास्ट अब एक्सेसिबल नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ एक डायरेक्शन में है, डीपर इनटू द ब्लैक होल। ये कॉन्सेप्ट इतना माइंड बेंडिंग है कि इनिशियली साइंटिस्ट्स को बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन मैथमेटिक्स क्लियर थी। आइंस्टाइन्स इक्वेशंस परफेक्टली प्रिडिक्ट दिस। इवेंट होराइजन की एक और प्रॉपर्टी है, इसका साइज डिपेंड करता है मास पर। जितना ज्यादा मास, उतना बड़ा इवेंट होराइजन। हमारे सन को अगर ब्लैक होल बना दो, जो नहीं बनेगा क्योंकि वो कम मैसिव है, तो उसकी इवेंट होराइजन सिर्फ 3 किलोमीटर रेडियस की होगी। सैजिटेरियस ए स्टार, उसकी इवेंट होराइजन 12 मिलियन किलोमीटर रेडियस की है, स्टिल स्मॉलर देन मर्क्यूरी की ऑर्बिट, लेकिन मैसिव नॉनदलेस। और वो मॉन्स्टर ब्लैक होल्स जिनके बारे में हमने बात की, उनकी इवेंट होराइजन सोलर सिस्टम से बड़ी हैं। अब तुम सोच रहे होगे, अगर कुछ एस्केप नहीं कर सकता तो वी कैन नेवर नो व्हाट्स इनसाइड, राइट? एग्जैक्टली। इवेंट होराइजन एक इंफॉर्मेशन बैरियर है। जो भी अंदर होता है वो बाहर वाले यूनिवर्स से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है। लेकिन हम मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए। आइंस्टाइन्स इक्वेशंस हमें बताते हैं क्या होना चाहिए, और अब मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। इवेंट होराइजन क्रॉस कर चुके हैं हम। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है, फ्लोटिंग, फ्री फॉलिंग, पीसफुल। लेकिन स्लोली तुम्हें कुछ फील होने लगता है, एक अजीब सा सेंसेशन। तुम्हारे फीट, वो थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं देन यूजुअल। तुम्हारा हेड थोड़ा लाइट। मिनट्स पास होते हैं, फीलिंग स्ट्रोंगर होती जाती है। तुम्हारे फीट पे पुल ज्यादा है देन तुम्हारे हेड पर। वाई? क्योंकि तुम्हारे फीट ब्लैक होल के ज्यादा करीब हैं। जस्ट 6 फीट का डिफरेंस, तुम्हारी हाइट, लेकिन ग्रेविटी में नोटिसेबल डिफरेंस। और जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ गिरते हो, ये डिफरेंस ड्रामेटिक हो जाता है। तुम्हारे फीट इतना ज्यादा पुल फील करते हैं कंपेयर टू योर हेड कि तुम स्ट्रेच होने लगते हो। इनिशियली सटल, फिर मोर नोटिसेबल, फिर पेनफुल। ये प्रोसेस का नाम है स्पगेटिफिकेशन। हाँ, सीरियसली, साइंटिस्ट्स ने इसे यही नाम दिया क्योंकि तुम स्पगेटी की तरह लॉन्ग और थिन हो जाते हो। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, साइमल्टेनियसली तुम्हारे साइड स्क्वीज भी हो रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हें सेंटर की तरफ पुल कर रही है फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इमेजिन करो, लेंथ वाइज स्ट्रेच, विथ वाइज स्क्वीज, लाइक पुलिंग एंड स्क्वीजिंग पिज्जा डो। इनिशियली तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करता है, बोन्स, मसल्स, स्किन सब होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है, फर्स्ट तुम्हारी स्किन टेयर होने लगती है, जॉइंट्स डिसलोकेट होने लगते हैं, बोन्स क्रैक होने लगते हैं। फिर तुम्हारा बॉडी लिटरली सेपरेट होने लगता है, लेग्स अलग, टॉर्सो अलग, हेड अलग।
लेकिन प्रोसेस यहीं नहीं रुकती। हर इंडिविजुअल पीस भी स्पगेटिफाई होता है। फ्लैश सेपरेट होता है बोन से, ऑर्गन्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, सेल्यूलर लेवल पर सेल्स स्ट्रेच और टेयर अपार्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, एटॉमिक लेवल पर एटम्स खुद डिस्टॉर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से पुल अपार्ट होते हैं। अब तुम एक स्ट्रीम ऑफ प्लाज्मा बन गए हो, सुपर हीटेड ग्लोइंग पार्टिकल्स जो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ रेस कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पगेटिफिकेशन कब होता है वो डिपेंड करता है ब्लैक होल के साइज पर। छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स, तुम इवेंट होराइजन क्रॉस करने से पहले ही स्पगेटिफाई हो जाओगे। टाइडल फोर्सेस इतने एक्सट्रीम हैं कि सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल चूज करना चाहिए। उनके पास इवेंट होराइजन बड़ा है, टाइडल फोर्सेस रिलेटिवली जेंटल हैं उस पॉइंट पर। तुम इवेंट होराइजन क्रॉस कर सकते हो बिना इमीडिएटली टॉर्न अपार्ट हुए। तुम एक्चुअली कुछ टाइम सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली स्पगेटिफिकेशन होगा। जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ जाओगे, इनएविटेबली ये प्रोसेस शुरू होगा। और अब जो बचा है तुम्हारा, वो रेस कर रहा है अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ, द सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी क्या है? मोस्ट पीपल सोचते हैं ये एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट है, सब कुछ क्रश्ड इनटू जीरो वॉल्यूम। लेकिन रियलिटी और भी स्ट्रेंज है। ब्रायन कॉक्सटन मुझे एक्सप्लेन किया, सिंगुलैरिटी सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक मोमेंट इन टाइम है। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। नॉर्मल स्पेस टाइम में तुम्हारा फ्यूचर मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकता है। तुम लेफ्ट जा सकते हो, राइट, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैक, चॉइसेस हैं। लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस और टाइम लिटरली स्वॉप हो जाते हैं अपनी रोल्स। अब इनवर्ड टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी एक डायरेक्शन इन स्पेस नहीं रहा, ये एक डायरेक्शन इन टाइम बन जाता है। सिंगुलैरिटी तुम्हारे फ्यूचर में है, बिल्कुल जैसे टुमारो तुम्हारे फ्यूचर में है। अगर मैं कहूँ लेट्स एस्केप टुमारो, तुम कहोगे दैट्स इम्पॉसिबल, आई कांट एस्केप टुमारो, इट्स इन द फ्यूचर। सेम लॉजिक, तुम सिंगुलैरिटी से एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे फ्यूचर में है। वो टाइम का एक मोमेंट है जो तुम्हारे लिए इनएविटेबल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत माइंड बेंडिंग है, लेकिन ब्यूटीफुल भी है। आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट करती है कि सिंगुलैरिटी लिटरली द एंड ऑफ टाइम है फॉर एनीथिंग दैट फॉल्स इन। तो जब तुम सिंगुलैरिटी तक पहुंचते हो, एक्चुअली होता क्या है? आइंस्टाइन्स की थ्योरी कहती है इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिट कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। फिजिक्स लिटरली ब्रेक्स डाउन, इक्वेशंस डिवाइड बाय जीरो करने लगते हैं। तुम्हारे एटम्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी बचा है, सब सिंगुलैरिटी में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन कैसा दिखता है सिंगुलैरिटी? क्या वो रियली एक पॉइंट है? ट्रूथ है, हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी करंट थियरीज इंक्लूडिंग आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटी को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो इन्फिनिटी प्रिडिक्ट करती है, जो यूजुअली मैथमेटिकल ब्रेकडाउन का इंडिकेशन है। रोटेटिंग ब्लैक होल्स, जो रियल ब्लैक होल्स हैं, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स में रोटेट करता है, उनके सिंगुलैरिटीज और भी वियर्ड हैं। रोटेशन के वजह से सिंगुलैरिटी एक रिंग बन जाता है, अ स्पिनिंग रिंग ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी। और इस रिंग के अराउंड एक रीजन है जिसे एर्गोस्फीयर कहते हैं, जहां स्पेस खुद ड्रैग होता है रोटेशन के साथ। तुम्हें ऑर्बिट करना पड़ेगा ब्लैक होल को, इवन इफ यू डोंट वांट टू। इट्स लाइक बीइंग कॉट इन अ व्हर्लपूल। तुम स्टिल नहीं रह सकते चाहे कितना भी ट्राई करो। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री, सिंगुलैरिटी में जो भी जाता है उसका क्या होता है? क्या वो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है? क्या एटम्स खो जाते हैं एग्जिस्टेंस से, या कुछ और होता है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन ब्लैक होल फिजिक्स, और आंसर माइट कंप्लीटली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी की जो सब कुछ चेंज कर दिया। आइंस्टाइन्स थियरी कहती थी ब्लैक होल सिर्फ ग्रो कर सकते हैं, कुछ भी जो अंदर जाता है वो फॉरएवर ट्रैप्ड है। ब्लैक होल इटर्नल है। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स को मिक्स किया जनरल रिलेटिविटी के साथ, और उन्होंने डिस्कवर किया ब्लैक होल्स ग्लो करते हैं। कैसे? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एम्प्टी स्पेस एक्चुअली एम्प्टी नहीं है। वैक्यूम में कंटिन्यूअसली पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स पॉप इनटू एग्जिस्टेंस करते हैं, लिटरली नथिंग से। नॉर्मली ये पेयर्स इमीडिएटली एनहिलेट कर देते हैं एक दूसरे को। एनर्जी कंजर्वेशन सैटिस्फाइड रहती है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते परमानेंटली। लेकिन इवेंट होराइजन के पास क्या होता है? एक पार्टिकल पेयर बन जाता है एग्जैक्टली होराइजन पर। एक पार्टिकल अंदर गिर जाता है, एक बाहर एस्केप कर जाता है। एस्केपिंग पार्टिकल को एनर्जी चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है?
ब्लैक होल से। तो इफेक्टिवली ब्लैक होल मास लूज कर रहा है। पार्टिकल बाय पार्टिकल ब्लैक होल श्रिंक हो रहा है। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इनिशियली ये रेडिएशन बहुत वीक है। एक सोलर मास ब्लैक होल के लिए टेम्परेचर सिर्फ 0.00000006 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, ऑलमोस्ट नथिंग। लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल छोटा होता जाता है, रेडिएशन स्ट्रॉन्गर होती जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इवेंचुअली आफ्टर इनकॉम्प्रिहेंसिबल अमाउंट्स ऑफ टाइम ब्लैक होल कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। फाइनल मोमेंट्स में वो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे एक्सप्लोड करेगा प्योर एनर्जी में। कितना टाइम लगेगा? एक सन मास ब्लैक होल के लिए 10 to the power of 67 years। ये नंबर इतना बड़ा है कि इमेजिन करो, an hourglass with 1 grain of sand for every particle in the entire universe। Every 10 billion years 1 grain falls। जब सब सैंड फॉल हो जाए तब भी ब्लैक होल की 1% लाइफ भी कंप्लीट नहीं हुई होगी। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, उनके लिए 10 to the power of 100 years। There's no good way to comprehend these time scales। यूनिवर्स की करंट एज सिर्फ 13.8 बिलियन years है, nothing compared to these numbers। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन ने एक ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट किया, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल लॉ है, इंफॉर्मेशन इज नेवर डिस्ट्रॉयड इन द यूनिवर्स। इट कैन बी स्क्रैम्बल्ड, हिडन, ट्रांसफॉर्म्ड, बट नेवर कंप्लीटली इरेज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बुक जलाता हूँ, वो ऐश बन जाती है। टेक्निकली अगर तुम उस ऐश का हर एटम परफेक्टली एनालाइज करो विद अ पावरफुल इनफ कंप्यूटर, तुम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो ओरिजिनल बुक को। इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड है। लेकिन ब्लैक होल, स्टीफन हॉकिंग की ओरिजिनल कैलकुलेशन कहती थी हॉकिंग रेडिएशन कंप्लीटली थर्मल है। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट व्हाट फेल इन। मतलब अगर मैं ब्लैक होल में गिरी, मेरा हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर मेमोरी, हर क्वांटम स्टेट सब सिंगुलैरिटी में गया और फिर ब्लैक होल इवेपोरेट करके सिर्फ थर्मल रेडिएशन एमिट की। तो मेरा इन्फॉर्मेशन, लिटरली मेरी एग्जिस्टेंस का रिकॉर्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। दिस वायलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन आइंस्टाइन्स थ्योरी ये प्रिडिक्ट करती है, तो फिजिक्स का फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है। दो थ्योरीज जो दोनों सक्सेसफुल हैं। एक कहती है इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व्ड होनी चाहिए, दूसरी कहती है वो डिस्ट्रॉयड है। डेकेड्स तक साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम पर लड़े, डिबेट्स हुए, पेपर्स पब्लिश हुए, थियरीज बने। स्टीफन हॉकिंग खुद इनिशियली बिलीव करते थे कि इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होती है। लेटर उन्होंने अपना व्यू चेंज किया और फिर 2019 में ब्रेक थ्रू, एक सीरीज ऑफ पेपर्स पब्लिश हुए जो सजेस्ट करती है कि हॉकिंग मिस्ड समथिंग सटल इन हिज कैलकुलेशन। न्यू कैलकुलेशंस शो करते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन एक्चुअली इंफॉर्मेशन फ्री नहीं है। वेरी सटल क्वांटम कोरिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं रेडिएशन में। प्रोसेस इतनी स्लो है, इतनी सटल है कि इनिशियली इनविजिबल था, लेकिन इवेंचुअली जब ब्लैक होल ऑलमोस्ट कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाती है, सब इंफॉर्मेशन हॉकिंग रेडिएशन में इम्प्रिंटेड होती है। इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स सेव्ड। लेकिन एक और ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन बन जाता है, अगर इन्फॉर्मेशन सिंगुलैरिटी में गई जो लिटरली एंड ऑफ टाइम है, तो वो वापस कैसे आई रेडिएशन में? कुछ एस्केप तो नहीं कर सकता इवेंट होराइजन से, तो इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे निकली? कटिंग एज थ्योरी सजेस्ट करते हैं शायद इंटीरियर और एक्सटीरियर किसी सटल वे में सेम प्लेस है। शायद माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स कनेक्ट करते हैं इनसाइड को आउटसाइड से। इंफॉर्मेशन वर्म होल्स के थ्रू लीक होती है, या मे बी ब्लैक होल इंटीरियर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता द वे वी थिंक। कुछ थियरी सजेस्ट करती हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कभी अंदर जाती ही नहीं, इवेंट होराइजन पर ही कुछ क्वांटम मैजिक होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करती है। ब्रायन कॉक्स ने मुझे बताया कुछ डिस्क्रिप्शन सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स एक्चुअली एक जायंट क्वांटम कंप्यूटर जैसी है, एक नेटवर्क ऑफ एंटेंगल्ड क्यूबिट्स जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। स्पेस और टाइम खुद इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इस क्वांटम इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से। मतलब रियलिटी जैसे हम सोचते हैं, सॉलिड स्पेस, फ्लोइंग टाइम, वो एक्चुअली अंडरलाइंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन का एक इल्यूजन हो सकता है। This is where physics is right now, cutting edge. Nobody knows for sure. Papers publish हो रहे हैं with different theories, debates चल रहे हैं, calculations improve हो रहे हैं। Black holes ने reveal कर दिया है कि हमारी understanding incomplete है। Space और time की nature के बारे में fundamental कुछ छूट रहा है। और ये beautiful है, क्योंकि mysteries ही तो science को आगे बढ़ाती हैं। एक और पॉसिबिलिटी है जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में सीरियसली डिस्कस होती है, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस।
स्टीफन हॉकिंग ने थियोराइज किया था कि शायद डिफरेंट हिस्ट्रीज के साथ ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। एक यूनिवर्स में तुम ब्लैक होल में गिरे, दूसरे यूनिवर्स में ब्लैक होल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक तुम इवेंट होराइजन क्रॉस नहीं करते, अनसर्टेनिटी है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल रियलिटीज सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तुम साइमल्टेनियसली दोनों यूनिवर्सेस में हो, जहां ब्लैक होल है और जहां नहीं है। जब तुम इवेंट होराइजन क्रॉस करते हो, मेजरमेंट हो जाती है, वेव फंक्शन कोलैप्स होती है, एक रियलिटी सिलेक्ट होती है। अगर तुम ब्लैक होल वाले रियलिटी में थे, सायोनारा। अगर दूसरे में थे, तुम सर्वाइव किए। लेकिन दोनों रियलिटीज में से कोई भी मोर रियल नहीं है, दोनों इक्वली वैलिड है। और फिर वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट है, जो साईफाई में पॉपुलर है। थियोरेटिकली रोटेटिंग ब्लैक होल्स के अंदर एक इनर इवेंट होराइजन हो सकता है, उसके अंदर सिंगुलैरिटी रिंग शेप्ड है। कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम केयरफुली इस रिंग के थ्रू पास करो, बिना उसे टच किए, तुम इमर्ज कर सकते हो एक व्हाइट होल से। व्हाइट होल ब्लैक होल का ऑपोजिट है, कुछ अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ बाहर आ सकता है। और ये व्हाइट होल किसी दूसरे पॉइंट इन स्पेस टाइम पर हो सकता है, मतलब अ शॉर्टकट थ्रू द यूनिवर्स। लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फर्स्ट, तुम्हें एग्जैक्टली राइट ट्रेजेक्ट्री चाहिए, 1 नैनोमीटर ऑफ और तुम सिंगुलैरिटी में क्रैश। सेकंड, अनस्टेबल होगा, स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस और वर्म होल कोलैप्स। थर्ड, रेडिएशन लेवल्स इतने एक्सट्रीम होंगे कि कोई भी मटेरियल वेपराइज हो जाएगा। सो थियोरेटिकली पॉसिबल, मे बी। प्रैक्टिकली अचीवेबल, ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट। लेकिन ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि यूनिवर्स कितना स्ट्रेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी अर्थ से ब्लैक होल के हार्ट तक। हमने देखा कैसे ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं डाइंग स्टार्स से, कैसे वो स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, कैसे वो लाइट को ट्रैप करते हैं। हमने एक्सप्लोर किया इवेंट होराइजन, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहां टाइम और स्पेस अपनी रोल स्वैप कर लेते हैं। हमने एक्सपीरियंस किया स्पैगेटिफिकेशन, वो टेरिफाइंग प्रोसेस जहां तुम एटम्स में रिप अपार्ट हो जाते हो। हमने फेस किया सिंगुलैरिटी, लिटरली द एंड ऑफ टाइम, जहां फिजिक्स ब्रेक्स डाउन। और हमने देखा कटिंग एज साइंस, हॉकिंग रेडिएशन, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, ऑल्टरनेट रियलिटीज। ब्लैक होल्स हमें दिखाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। फिजिक्स के फाउंडेशंस में क्रैक्स हैं जो हमें फिक्स करनी है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये एक्साइटिंग है, क्योंकि मिस्ट्रीज मीन करने के लिए काम है, डिस्कवर करने के लिए चीजें हैं, समझने के लिए यूनिवर्स है। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस टाइम स्ट्रेची है, हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स इटर्नल नहीं है, और आज साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं कि रियलिटी शायद क्वांटम इंफॉर्मेशन से बनी है। हर जनरेशन कुछ नया सीखती है, हर डिस्कवरी नई क्वेश्चंस खोल देती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं, यूनिवर्स उतना ही मैजिकल लगता है। तुम्हें लगता है कि साइंस मिस्ट्री को खत्म कर देती है, लेकिन एक्चुअली साइंस मिस्ट्री को रिवील करती है। जब तुम सिंपल सनसेट देखते हो, अब तुम जानते हो वो लाइट 8 मिनट्स पहले सन से निकली। वो लाइट न्यूक्लियर फ्यूजन से बनी, जो सन के कोर में होता है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो ब्लैक होल्स में एक्सट्रीम फॉर्म में होता है। जब तुम स्टार्स देखते हो, तुम जानते हो कुछ ऑलरेडी ब्लैक होल्स बन चुके होंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ कभी नहीं बनेंगे। हमारे मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस एस्टेरिस्क है, वो मॉन्स्टर जो 26,000 लाइट ईयर्स दूर साइलेंटली अपनी रेन कंटिन्यू कर रहा है। और तुम यहाँ हो, इस प्लैनेट पर जो परफेक्टली प्लेस्ड है, न बहुत करीब ब्लैक होल के, न बहुत दूर, जस्ट राइट ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। तुम्हारे बॉडी के एटम्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब डाइंग स्टार्स में बने थे। शायद कुछ ब्लैक होल से भी निकले थे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू बिलियंस ऑफ ईयर्स में। तुम लिटरली स्टार डस्ट हो, यूनिवर्स का एक पार्ट जो कॉन्शियस बन गया, जो सोच सकता है, जो वंडर कर सकता है, जो क्वेश्चंस पूछ सकता है। ब्लैक होल्स हमें हम्बल करते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्स हमसे इन्फिनिटली बिगर और स्ट्रेंजर है देन वी कैन इमेजिन। लेकिन साथ में वो इंस्पायर भी करते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि क्यूरियोसिटी कितनी पावरफुल है, नॉलेज कितना ब्यूटीफुल है। कल रात जब तुम बाहर जाओ और नाइट स्काई देखो, मिल्की वे की फेंट बैंड को स्पॉट करने की कोशिश करो। उस बैंड के सेंटर की तरफ पॉइंट करो, वही है सैजिटेरियस एस्टेरिस्क। तुम उस मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट कर रहे हो, जो तुमसे 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव है। लेकिन डरो मत, वो 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। सेफ डिस्टेंस। अप्रिशिएट करो वो डिस्टेंस, अप्रिशिएट करो वो परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस जो तुम्हें एग्जिस्ट करने देती है। यूनिवर्स वास्ट है, मिस्टीरियस है, समटाइम्स टेरिफाइंग भी है, लेकिन जितना ज्यादा हम इसके बारे में सीखते हैं